हाँ बेटा, ऐसा ही करना। बहुत ही अच्छा इंसान है। भगवान की दुआ से ऐसे नेक लोग मिलते हैं। रात बहुत हो गई है। अच्छा जाओ, तुम दोनों भी आराम करो। छवि को ले जाओ, मैं भी सोने जा रही हूँ। कहकर वो ऊपर अपने कमरे में चली गई। छवि और संग्राम भी अपने कमरे में आ गए। छवि, आज पुलिस स्टेशन से फ़ोन आया था, वो तुम्हें बुला रहे हैं तुमसे पूछताछ करने के लिए। मैंने कह दिया था कि हम कल आएंगे, आप सुबह तैयार हो जाना। संग्राम ने छवि को बताया। फिर उसने छवि को समझाया कि पुलिस क्या पूछेगी, इसे कैसे जवाब देना है। वो लोग बेड पर बैठे बैठे काफी देर तक बातें करते रहे। फिर छवि को नींद आने लगी तो संग्राम ने उसे पकड़कर बाहों में लेकर बच्चों की तरह एक हाथ से उसके सिर को सहलाते हुए कहा, बहुत रात हो गई है, अब सो जाओ, बाकी सुबह देखेंगे। छवि को जल्द ही नींद आ गई। अगली सुबह छवि भी संग्राम के साथ ही तैयार हो गई। उसने मम्मी जी को बताया कि वो लोग थाने जा रहे हैं। मम्मी बोली, संग्राम, तुम लोग वहाँ क्यों जाओगे? उन्हें यहीं बुला लो। छवि को ऐसी हालत में कहाँ घुमाते फिरोगे? उन्हें बता दो, वो घर आकर बयान ले जाएंगे। ये बात तो मेरे दिमाग में आई ही नहीं, मैं भी फोन करके उन्हें कह देता हूँ। कहकर संग्राम ने थाने में फोन करके पुलिस वालों को घर आकर छवि से बयान लेने को कहा। वो मान गए और करीब 10 बजे पुलिस वाले आए। उन्होंने छवि और संग्राम से पूछताछ की। थैंक यू छवि जी, अब हम लोग चलते हैं। कहकर वो लोग चले गए। संग्राम भी सिड और शेरा के साथ कंपनी चला गया। अहमदाबाद। अगले दिन हर्ष उन लड़कियों से मिलने गया। उनके साथ उन दोनों के पेरेंट्स भी आए थे। उनके पेरेंट्स ने उन्हें हर्ष से माफी मांगने को कहा तो दोनों ने माफी मांग ली। फिर उनके पापा बोले, हर्ष जी, कितना नुकसान हुआ है, हम देने को तैयार हैं। देखिए सर, टोटल 20,000 के करीब का खर्चा आया है। सर, क्या मैं आपसे अकेले में बात कर सकता हूँ? हर्ष ने कार मैकेनिक का दिया हुआ बिल उन्हें देते हुए कहा। फिर उन्हें साइड में ले गया। देखिए, मुझे पैसे की कोई ज़रूरत नहीं है, भगवान का दिया बहुत कुछ है। मैंने ये भी आपकी बच्चियों को सबक सिखाने के लिए किया है। खर्च तो 7,000 के करीब ही हुआ है। ये लीजिए, 20,000 उनके सामने दे दीजिएगा और उन्हें सबक ज़रूर सिखाइएगा। हर्ष बोला, हर्ष जी, आपका सच में थैंक यू। हम मिडिल क्लास वालों के लिए ये 20,000 भी देना मुश्किल हो जाता। आप चिंता ना कीजिए, अब उन्हें एक्टिवा चलाने ही नहीं देंगे। कहकर वो लोग उनके पास गए। हर्ष ने अपने सेक्रेटरी से कागज लेकर उन्हें दिया और बोला, ये लीजिए, मैंने कागज पहले ही बना लिए हैं, इस पर इन दोनों के साइन चाहिए। कल अगर ये किसी ऐसे केस में पकड़ी गई तो इन्हें पुलिस पकड़कर ले जाएगी। दोनों के पापा ने उन्हें खूब डांटा। हर्ष ने अपनी कंपनी आकर संग्राम को फोन करके सारी बात बता दी। संग्राम बोला, चल अच्छा किया। सुन, वो मौली और राजू की शादी की डेट फिक्स हो गई है, अगले महीने है। शेरा वापस आ रहा है। छवि के कहने पर वो राजस्थान से मौसी और चकोरी को भी ले आएगा। फिर तुम लोग एक साथ यहाँ जाना। हाँ, हफ्ते पहले आ जाना, मौली ने स्पेशली कहा है। फिर राजू ने अलग से रिक्वेस्ट की है। ठीक है भैया, आप चिंता ना करें, हम समय से पहुंच जाएंगे। हर्ष बोला। मीना ऑफिस आने लगी थी। वो सहस के पास ही थी जब सहस को हर्ष का फोन आया। हेलो भैया, क्या हाल है? सहस ने पूछा। मैं सुबह वो मामला निपटा आया हूँ। मैंने तो फोन ये बताने के लिए किया है कि भैया कह रहे थे कि मौली की शादी अगले महीने है। हर्ष बोला, ठीक है भैया। कहकर उसने फोन बंद कर दिया। फिर मीना से बोला, मीना, मौली और राजू की शादी अगले महीने है, तुम चलोगी? बहाना अच्छा है वैसे मनाली जाने का। सहस बोला, नहीं, मैं नहीं जाऊंगी। हमारे यहाँ लड़की शादी से पहले ससुराल नहीं जाती, बच्चा कोई माना जाता है। फिर अपनी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है। कोई नहीं, शादी के बाद ही जाएंगे। मीना बोली। मनाली। मौली की शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। मौली का अपना परिवार नहीं था, उसकी शादी का खर्च मैडम ही कर रही थी। छवि और मम्मी ने जाकर उसे शादी का सामान दिलाया। शादी स्कूल के ग्राउंड में करने का फैसला किया गया था, इसलिए शादी इतवार को रखी थी। स्कूल की छुट्टी थी। सिड कंपनी में काम कर रहा था कि उसका फोन बजने लगा। उसने बिना नंबर देखे फोन उठा लिया। दूसरी तरफ से वन्या बोली, हेलो सिड, कैसे हैं आप? अरे आप, मैं भी सोचूं कि मुझे किसने फोन किया। कैसी हैं आप, काम ठीक चल रहा है? सिड ने पूछा। हाँ जी, बस आकर कुछ दिन समझने में निकल गए, अब सेट हुई हूँ तो आपको फोन कर लिया। वन्या बोली, सॉरी, मैं भी बहुत बिजी हो गया था, इसलिए फोन नहीं किया। सिड अपनी सफाई देते हुए बोला। छवि कैसी है? उसने बात बढ़ाने के लिए पूछा। ठीक है, आप आ जाइएगा किसी दिन, खुद ही उनका हालचाल पूछ लीजिएगा। दोनों काफी देर इधर उधर की बातें करते रहे। फिर सिड ने ही बिजी होने का बहाना बनाकर फोन बंद कर दिया। शेरा भी वापस अहमदाबाद चला गया था। फिर वो सामान सहस के पास छोड़कर राजस्थान के लिए निकल गया। वो यहाँ के काम निपटाकर राजस्थान से मौसी और चकोरी को लेने चला गया था। वो 2 दिन बाद वापस अहमदाबाद आ गए। वो उन्हें लेकर पहले सहस के घर ही आया। दोनों उनका घर देखकर हैरान रह गई। हाय राम मौसी, इतना बड़ा घर, महल जैसा लगता है। छवि दीदी से मिलकर उनकी बातों से तो बिल्कुल भी नहीं लगता था कि वो इतनी अमीर होंगी। चकोरी ने धीरे से मौसी से कहा। तभी अंदर से सहस आ गया। तब उसने सहस को मौसी और चकोरी से मिलाया। मौसी जी, थैंक यू, आपने मीना और भाभी का ध्यान रखा। सहस बोला। अरे बेटा, ऐसा क्यों कहते हो, हमने तो कुछ नहीं किया। मौसी बोली। सहस ने उन्हें अंदर लिविंग रूम में बिठाया, उनकी पूरी आवभगत की। फिर वो उसे मीना से मिलाने उसके घर ले गए। मीना की माँ ने भी उनका शुक्रिया अदा किया। फिर वो लोग रात को वापस सहस के घर आ गई। वो लोग मीना के घर खाना खाकर आए थे। वो काफी लेट आए थे। अगले दिन सुबह उनकी फ्लाइट थी तो वो आते ही सो गए। अगली सुबह ये दोनों उठे तो रोज की आदत के मुताबिक मौसी ने चकोरी से कहा, छोरी जा मेरे लिए चाय लेकर आ, मेरी तो चाय के बिना आंखें नहीं खुलती। चकोरी उठी और वो मुंह धोने बाथरूम में गई तो वो वापस भागी भागी आई और बोली, मौसी, इनका बाथरूम देख कितना चमक रहा है, हर चीज एक से बढ़कर एक है। तू देख ले, मैं तो चाय पीने के बाद ही जाऊंगी। कहकर मौसी फिर चादर ओढ़कर सो गई। चकोरी नहा धोकर जैसे ही बाहर निकली तो वो जल्दी जल्दी नीचे आ रही थी। वो जैसे ही सीढ़ियों की तरफ मुड़ी वो हर्ष से टकरा गई। हर्ष ने उसे पकड़ लिया, नहीं तो वो सीढ़ियों से गिर जाती। हर्ष उसे देखता रह गया। छोड़ो मुझे, बदतमीज, बचाया है तो पकड़ कर ही रखोगे क्या? चकोरी बोली।
अरे वाह, भलाई का जमाना ही नहीं है, एक तो मैंने बचाया, ऊपर से ऐसे बोल रही हो, तुम हो कौन? हर्ष बोला, शुक्रिया, और वो भी तेरा, तूने जानबूझकर टक्कर मारी, तेरे कारण ही तो गिरने वाली थी। तुम जैसों को खूब जानती हूँ, पहले गिरा देते हो, फिर बचाकर हीरो बनते हो, लुच्चा कहीं का। पीछे हट, नहीं तो मैं सहज भैया को बता दूंगी। चकोरी ने धक्का देकर हटाया और सीढ़ियां उतरकर किचन में चली गई। उसे देखकर लिविंग रूम में शीरा के साथ बैठे सहज ने पूछा, क्या हुआ चकोरी? मौसी ने चाय पीनी है, चकोरी बोली। सहज बोला, तुम यहाँ आकर बैठो। सहज ने उसे बिठाकर नौकर से चाय बनाने को कहा। भैया, आपके घर में वो एक लुच्चा सा कौन है? उसने पहले मुझे धक्का दिया, फिर मुझे पकड़ लिया। चकोरी ने सहज को बताया। कौन? किसकी बात कर रही है तू? सहज ने पूछा। कमाल है सहज, ये कौन है? पहले तो मुझसे टकरा गई, फिर सीढ़ियों से गिरने लगी तो मैंने इसे बचाने के लिए पकड़ा, अब ये मुझे ही गालियां दे रही है। हर्ष ऊपर से आता हुआ बोला। ओह, तो ये बात है, मैं भी सोचूं कि ये किसे गालियां दे रही है। चकोरी, ये मेरे भैया हर्ष है, ये ऐसे नहीं है, तुम्हें गलती हो गई है। भैया, ये चकोरी है, शीरा के साथ कल राजस्थान से आई है, वो मौसी भी आई है। इनके आने के बाद हम मीना के घर चले गए थे, वापस आए तो आप सो गए थे, इसलिए आपसे मिल नहीं पाए। सहज बोला। सॉरी हर्ष जी, मुझे लगा कोई। चकोरी बोली। वाह चकोरी, तुम्हें तो इंग्लिश भी आती है। सहज बोला। वो क्या है ना भैया, मैं 10 क्लास तक पढ़ी हूँ, आगे फिर पढ़ नहीं पाई। चकोरी बोली। तभी नौकर चाय ले आया, वो लेकर जाने लगी तो उसने एक बार पीछे मुड़कर हर्ष को देखा, फिर ऊपर चल दी। वो मन में सोच रही थी कि ये हर्ष कितना सुंदर है। नाश्ता करके उन सब ने मनाली के लिए फ्लाइट ले ली, जबकि शेरा उनसे पहले ही ट्रक से मनाली के लिए चला गया था। मौसी और चकोरी प्लेन में पहली बार बैठ रही थी। मौसी, जहाज में चिल्लाने ना लग जाना, बेइज्जती हो जाएगी सहज भैया और हर्ष जी की। हमें तमीज में बैठना होगा, जैसे हम कई बार जहाज में आते जाते रहे हैं। चकोरी ने धीरे से समझाया। मनाली एयरपोर्ट पे उन्हें राजू लेने आ गया था। संग्राम ने उसे पहले ही बड़ी कार लेकर भेजा था। वो लोग आराम से उसमें बैठ गए। सहज ड्राइवर के साथ आगे बैठ गया, हर्ष और चकोरी बीच में और मौसी सबसे पिछली सीट पर आराम से लेट गई। हर्ष को चकोरी पसंद आ गई थी। इसका भोलापन उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसने स्कूल में, कॉलेज में बहुत सी लड़कियां देखी थी, सब इसके पीछे पड़ी रहती थी, पर चकोरी ना तो इसके हैंडसम होने पर फिदा हुई और ना ही इसके अमीर होने पर। इसी बात ने उसे चकोरी का दीवाना बना दिया। वो बैठा उसी को देखे जा रहा था। राजू ने शीशे में से ये देखा तो उसने धीरे से सहज को इशारा किया। अब सहज भी शीशे में हर्ष को चकोरी की तरफ देखते देख रहा था। घर आए तो छवि और मम्मी ने उनका स्वागत किया। छवि ने मम्मी को चकोरी और मौसी से मिलाया। मम्मी उनसे गले लगकर मिली। वो सभी अंदर आ गए। मौली, देख ले, तेरी शादी में हफ्ते पहले आ गए हम, अब क्या करें? राजू की तरफ भी हमें ही जाना होगा। सहज बोला। थैंक यू भैया, मेरा तो परिवार ही आप लोग हैं, आपके बिना मैं शादी कैसे कर सकती थी। मौली बोली। भाभी, भैया कंपनी से आए नहीं अभी? हर्ष ने पूछा। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। थैंक यू भैया, मेरा तो परिवार ही आप लोग हो, आपके बिना मैं शादी कैसे कर सकती थी। मौली बोली। भाभी, भैया कंपनी से आए नहीं अभी? हर्ष ने पूछा। नहीं, वो आज शेरा वीर जी ने आना है ना, तो वो उनके साथ वापस आएंगे। वैसे भी वो 6 बजे के बाद ही आते हैं। हर्ष, तुम मौसी और चकोरी से मिले? छवि ने पूछा। हाँ भाभी, मिला था। आपकी इस चकोरी से गालियां भी खाई? हर्ष ने हंसते हुए कहा। नहीं दीदी जी, वो। सुनकर चकोरी छवि की बाह पकड़कर बोली, फिर हर्ष से बोली। आप मैंने आपसे सॉरी तो कह दिया था। हाँ बाबा, मैं तो मजाक कर रहा था। हर्ष हंसता हुआ बोला। भाई, बात क्या है, मुझे भी तो कुछ बताओ। छवि ने अपने कंधे पर मुंह छुपाए शर्माती हुई चकोरी के सिर पर हाथ फेरते हुए पूछा। भाभी जी, कुछ नहीं, इसे गलतफहमी हो गई थी, ये मुझे पहले मिली नहीं थी ना, इसलिए अब नहीं कहती। इसने सॉरी भी कह दिया था इंग्लिश में। हर्ष की बात सुनकर चकोरी ने चोरी से हर्ष की तरफ देखा। मौसी मम्मी के साथ रसोई में थी। वो दोनों अपनी बातों में व्यस्त थे। उन्होंने मौली से कहा। मौली, अब तू आराम कर, कुछ दिन रह गए हैं तेरी शादी को, अब काम मत कर, हम देख लेंगे। मैडम, आप कैसे इतना काम करेंगे? दीदी जी को कुछ करने देना, मुझे क्या फर्क पड़ना है, मैं कर लूंगी। मौली बोली। अरे अब ये अकेली नहीं है, अब मैं और चकोरी भी तो आ गए हैं, हम हेल्प करेंगे मैडम की। मौसी बोली। हाँ मौली, जा, तू जाकर छवि के पास बैठ जा। और बहन जी, आप मुझे मैडम ना कहिए, आप दीदी या बहन कह लीजिए। मम्मी बोली। ठीक है, मैं आपको दीदी कहूंगी, पर आप मुझे बहन जी की जगह पुष्पा कहिएगा। मौसी बोली। शाम को संग्राम, सिड और शेरा भी वापस आ गए। छवि ने उन्हें भी मौसी और चकोरी से मिलाया। चकोरी बाद में अकेली में छवि से बोली। दीदी जी, आपके यहाँ तो एक से एक सुंदर लड़के हैं, और इन सब में सबसे सुंदर आपके पति हैं। जितने सुंदर हैं सभी उतने ही अच्छे भी हैं। सुन, संग्राम जी तो मेरे हैं और सहज मीना का है। सेठ भैया को भी एक लड़की मिल गई है, ये हर्ष ही बचा है, पसंद हो तो इससे शादी कर लो। छवि ने उसे छेड़ते हुए कहा। चकोरी शर्मा गई। फिर जल्दी ही मौली की शादी का दिन भी आ गया। सिड और हर्ष बारात की तरफ से गए। शादी में खूब मौज मस्ती हुई। दूल्हे के जूते चुराने का काम चकोरी के जिम्मे था। राजू का बेटा छवि के पास ही था। छवि ने उसे प्यार से पूछा। बबलू, तुझे पता है तेरे पापा ने जूते कहाँ रखे हैं? मेरे को पता है, बबलू बोला। देख बबलू, इस दीदी को ना पापा के जूते लाकर दे दे, दीदी साफ कर देंगी। आज उनकी शादी है ना, गंदे जूते थोड़ी पहनेंगे। छवि ने बबलू से कहा। बबलू उसी वक्त चकोरी को उस जगह ले गया जहाँ जूते रखे थे। चकोरी ने देखा कि हर्ष वहाँ कुछ लड़कों के साथ खड़ा था। उसने बबलू से कहा। बबलू, जाकर उन लड़कों से कहो कि इनको पापा बुला रहे हैं। अगर वो कहेंगे कि यहाँ कौन रुकेगा तो कह देना मैं रुक जाऊंगा। चकोरी ने उसे पूरी तरह सिखा के भेज दिया। बबलू उनके पास गया और बोला। आपको मेरे पापा बुला रहे हैं, यहाँ मैं बैठा हूँ, आप जाइए।
हर्ष को लगा कि बच्चा सच कह रहा होगा, तो वो उसे वहाँ बिठाकर फेरों पर राजू के पास चले गए। चकोरी ने देर नहीं लगाई और जूते उठा लिए। बाद में हर्ष ने बहुत कोशिश की पर वो निकलवा नहीं सके, तब उन्हें पैसे देने ही पड़े। इसी तरह शादी में हंसी मजाक चलता रहा। शादी बहुत ही अच्छे ढंग से और राजू और मौली के रस्मों रिवाजों के मुताबिक हुई। मौली की विदाई के बाद सभी राजू के घर गए वहाँ के रस्मों रिवाज देखने। फिर रात को सभी लौट आए। इनमें से किसी ने भी ऐसी शादी नहीं देखी थी। हर इलाके की शादी में अपने रस्म रिवाज होते हैं, यहाँ के अपने ही रिवाज थे। ये लोग तो मेहमानों की तरह देखते रहे। रात को सब थक हार के सो गए। शादी के अगले दिन ही सहस, हर्ष, शेरा, चकोरी और मौसी तो वापस चले गए। घर में शांति सी हो गई थी। मम्मी और छवि भी स्कूल जाने लगी थी। दिन गुजरने लगे। सहस और मीना की सगाई तय हो गई। फिर तय दिन मम्मी, संग्राम और सिड अहमदाबाद आए और सहस और मीना की सगाई कराई। सगाई होटल में की थी। ज्यादा लोग नहीं थे, बस दोस्त यार और खास रिश्तेदार। छवि के बेबी के आने का समय नजदीक था। डॉक्टर ने सफर करने से मना किया था, इसलिए वो नहीं गई। अब संग्राम अपना काम घर से ही करता था। उस दिन मम्मी स्कूल गई हुई थी। वो लैपटॉप पर अपना काम कर रहा था जब अचानक से छवि के पेट में दर्द होने लगा। संग्राम उसी वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल चल दिया। मौली उसके साथ गई। छवि को अंदर ऑपरेशन थिएटर में ले गए थे। वो सभी बाहर वेट कर रहे थे। मम्मी भी आ गई थी। संग्राम टेंशन में इधर उधर टहल रहा था। तभी दरवाजा खुला और नर्स ने आकर उन्हें बधाई देते हुए कहा, बधाई हो, बेटा हुआ है। मम्मी ने खुशी से उसी वक्त उसे 500 रुपए दिए। छवि को वार्ड में ले आए तो सब बेबी को देखने अंदर आ गए थे। सबसे पहले मम्मी ने उसे उठाया और बोली, संग्राम, ये बिल्कुल तेरे जैसा है, कहकर वो प्यार से उसे पुचकारने लगी। संग्राम भी उसके पास खड़ा होकर उसे देख रहा था। उसने भरी आंखों से छवि का हाथ पकड़कर उसे दबाया। छवि की आंखें भी भर आई। संग्राम ने छवि के माथे पर किस किया और बोला, मुन्ने की मम्मी को बधाई हो। मुन्ने के पापा को भी बधाई हो, छवि धीरे से बोली। मौली उसे उठाने के लिए मम्मी से मिन्नतें कर रही थी, पर मम्मी उसे दे नहीं रही थी। संग्राम ने फोन करके सबसे पहले सिड को बताया। सिड ढेर सारी मिठाई लेकर राजू के साथ उसी वक्त हॉस्पिटल आ गया। उसने सारे वार्ड में मिठाई बंटवाई। संग्राम ने सिड के बाद शेरा, सहस और हर्ष को भी फोन करके बताया। सब बहुत खुश हुए। अहमदाबाद। सहस ऑफिस में था। उसने मीना को अंदर बुलाया और उसे गले लगाकर कहा, मीना, तुम चाची बन गई, भाभी को बेटा हुआ है। मीना तो खुशी से उछलने लगी। तभी सहस को हर्ष का फोन आया। छोटे चाचा, क्या हाल है? बधाई हो। सुन, मैं सोच रहा हूँ मनाली चलें। सुबह वाली फ्लाइट से चलें? हाँ चलते हैं। उसके लिए कुछ शॉपिंग भी कर लेते हैं। ऐसा करना, शाम को आप मुझे मॉल के बाहर मिलो। सहस बोला। मॉल क्यों? हर्ष ने पूछा। आ जाना, फिर बताऊंगा, कहकर सहस ने फोन बंद कर दिया। मीना, संग्राम भैया ने कहा था कि तुम्हारे घर जाकर मिठाई देकर आऊं। अभी 1 घंटे बाद हर्ष भैया को मॉल में मिलना है। चलो, हम पहले तुम्हारे घर चलते हैं, कहकर वो मीना के घर की तरफ चल दिए। वो आते हुए मिठाई भी ले आए। वो उसके घर गए तो सहस ने मीना की मम्मी को मिठाई का डब्बा देते हुए कहा, आंटी जी बधाई हो, भैया के घर मुन्ना हुआ है। क्या? ये तो बड़ी खुशी की बात है। सहस, तुम्हें भी बहुत बहुत बधाई। बैठो बेटा, बैठो, मीना की मम्मी बोली। नहीं मम्मी जी, बैठने का टाइम नहीं है, हमने 4 बजे की फ्लाइट लेनी है, उससे पहले कुछ खरीदारी भी करनी है। सहस बोला। हाँ बेटा, जाना ही चाहिए। मीना की मम्मी बोली। मम्मी, मैं भी जाऊँ? मुझे भी छवि का बेबी देखना है। मीना बोली। ऐसा करते हैं बेटा, इन्हें आज जाने दो, हम लोग 1-2 दिन बाद जाएंगे। फिर सहस की तरफ देखकर बोली, ठीक है सहस, तुम लोग वहाँ कितने दिन रहोगे? मम्मी जी, हफ्ता भर तो रहेंगे ही, उसके साथ खेलना जो है 1-2 दिन तो बात बनेगी नहीं, सहस सोचते हुए बोला। फिर सहस उन्हें बाय करके वहाँ से मॉल के लिए निकल पड़ा। वो मॉल पहुंचा तो हर्ष पहले ही वेट कर रहा था। दोनों अंदर गए तो सहस उसे बच्चों वाले सेक्शन में ले गया। उन्होंने छोटे बच्चे के लिए ढेरों जोड़ी कपड़े, जूते और खिलौने लिए। उनके पास बहुत सामान हो गया था। भैया, इतना सामान प्लेन में तो जाएगा नहीं, क्यों ना हम कार से चलें? अभी 2 बजे हैं, शाम तक पहुंच जाएंगे, क्या ख्याल है? सहस बोला। हाँ यार, आइडिया तो अच्छा है, चल फिर चलते हैं। भैया की रेंज रोवर निकालते हैं, आखिर वो किस दिन काम आएगी। हर्ष बोला। हाँ ये ठीक रहेगी, पर भैया को फोन मत करना, आए तो उठाना भी मत, पहुंच कर ही बताएंगे, नहीं तो वो कहेंगे कि तुम लोग अभी छोटे हो, प्लेन से आओ, कहकर सहस ने कुछ सामान अपनी कार में रखा, बाकी हर्ष की कार में। फिर दोनों घर आ गए। उन्होंने घर आते ही सबसे पहले गैराज में रखी रेंज रोवर निकाली और सारा सामान उसमें रखा। फिर जल्दी जल्दी बैग पैक करके रख दिया और अगली सुबह वो कार लेकर चल दिए। मनाली। छवि और बेबी बिल्कुल तंदुरुस्त थे तो संग्राम ने डॉक्टर से उनकी छुट्टी करा ली। वो लोग शाम को घर आ गए। मौली और मम्मी ने पहले ही आकर कमरा सेट कर दिया था। शीरा मनाली में ही था। वो छवि के लिए कपड़े और बेबी के लिए कपड़े और खिलौने लेकर आया। अगले दिन घर आकर छवि और बेबी आराम कर रहे थे और सिड, शीरा और संग्राम बैठकर बात कर रहे थे। तभी सहस और हर्ष वहाँ आ गए। सभी उन्हें देखकर हैरान हो गए, लेकिन जब सहस और हर्ष कार से खिलौने निकालकर अंदर लाए तो सबके मुंह खोले के खोले रह गए। ये क्या, तुम सारी दुकान ही उठा लाए? और ये कार किससे पूछ कर ली? तुम्हें मना किया था ना इस तरफ कार में नहीं आना, ये पहाड़ी इलाका है, यहाँ रास्ता कितना खतरनाक है, अभी तुम छोटे हो, अगर कुछ हो जाता तो? संग्राम चिंता के कारण गुस्सा करने लगा। भैया, हम ठीक ठाक आपके सामने है ना, हम ध्यान से चला कर आए हैं। बाकी रही सामान की बात, तो असल में हमें समझ नहीं आ रहा था कि हम कौन सा लें और कौन सा नहीं, तो हमें जो जो अच्छे लगे हमने सारे ले लिए। और भैया, ये कपड़े और जूते हैं, देखो कितने प्यारे हैं, छोटे छोटे से। हर्ष बोला। अरे यार, ये तो इसके जवानी तक के खिलौने हो गए हैं, अब इसे कॉलेज तक किसी खिलौने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हंसते हुए बोला। बेबी दिन भर सोता रहा और रात को खेलने लगा तो संग्राम सहज को फोन करके बोला, चारों आ जाओ और पकड़ो अपने लाडले को, जब से आए हो खिलाना है लगा रखी है, अब जागा है तो खिला लो जितना खिलाना है, तब तक छवि भी थोड़ा रेस्ट कर लेगी। वो चारों सामने वाले घर में थे। संग्राम का फोन आते ही सहस ने अपने साथ सोए शीरा को जगाया, फिर साथ वाले कमरे में जाकर हर्ष और सिड को भी जगाया और उन्हें लेकर सामने घर में आ गया।
संग्राम बेबी को उन्हें पकड़ा कर खुद सामने सोफे पर लेट गया। वो लोग उसे बारी बारी से खिलाते रहे। वो थक कर भूख से रोने लगा तो संग्राम उसे छवि के पास ले गया। तब वो सभी वापस घर चले गए। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। वो चारों सामने वाले घर में थे। संग्राम का फोन आते ही सहस ने अपने साथ सोए शेरा को जगाया, फिर साथ वाले कमरे में जाकर हर्ष और सिड को भी जगाया और उन्हें लेकर सामने घर में आ गया। संग्राम बेबी को उन्हें पकड़ाकर खुद सामने सोफे पर लेट गया। वो लोग उसे बारी बारी से खिलाते रहे। वो थक कर भूख से रोने लगा तो संग्राम उसे छवि के पास ले गया। तब वो सभी वापस अपने घर चले गए। एक बेबी ने सबको बिजी कर दिया था। अगले दिन कोई काम पर नहीं गया। सभी उसके आसपास इकट्ठे हो रखे थे। कोई कुछ कहकर बुला रहा था तो कोई कुछ। अरे तुम लोग कैसे इसे घेरे खड़े हो? अभी तो ये बहुत छोटा है, अभी इसे कुछ पता नहीं है। ये तो सिर्फ रंग ही देख सकता है। ये बातों को धीरे धीरे समझने लगेगा, मम्मी बोली। लेकिन ये लोग कहाँ सुनने वाले थे। वो उसे ऐसे ही बुलाते। अगर वो कोई आवाज निकालता तो वो अपने अपने मतलब निकाल लेते। हर्ष कहता ये चाचू कह रहा है और शेरा कहता मामू कह रहा है। सहस कहता ये मेरा नाम पुकार रहा है। संग्राम और छवि उन्हें देखकर हंसे जा रहे थे। सेठ भैया, हॉस्पिटल में आपकी वन्या मुझे मिलने आई थी। अब सारे इकट्ठे हुए हैं तो उसे भी बुला लो, बाकी सब भी मिल लेंगे। छवि ने जानबूझकर ये बात करके एक तीर छोड़ा और तीर सीधा निशाने पर लगा। हर्ष और सहस के कान खड़े हो गए। वो सेठ को दोनों तरफ से घेर कर खड़े हो गए। वन्या? कौन वन्या? भाई हमें कैसे नहीं पता? आपने हमें बताया क्यों नहीं? सहस बोला। सहस चल, सबको नहीं बताना, कोई बात नहीं। मैं तो इसके साथ सोया था रात को, इतनी बातें की मैंने। इन्हें चकोरी के बारे में भी बताया और आपने मुझे अपने बारे में नहीं बताया। हर्ष इमोशनल होकर बोला। कमरे में शांति हो गई। सब हर्ष की तरफ देख रहे थे। हर्ष ने सबको अपनी तरफ देखते देखा तो बोला, क्या हुआ? फिर उसे एहसास हुआ कि वो क्या कह गया है। हर्ष, वन्या की बात बाद में करेंगे, पहले तू बता कि ये चकोरी का क्या किस्सा है। संग्राम हर्ष को देखते हुए बोला, चकोरी का कुछ नहीं, वो तो मैंने सहस को भी बताया था, है ना सहस? बस इतना ही है कि मैं कह रहा था कि वो मुझे अच्छी लगती है। इसमें क्या बड़ी बात है? लेकिन सेठ भैया ने अच्छा नहीं किया, मुझे बताया क्यों नहीं? हर्ष हकलाता हुआ बोला, अच्छा अगर कुछ नहीं था तो मुझे क्यों कहा कि भैया भाभी को मत बताना? चलो अब तो सबको सब पता लग गया है। सिड हंसते हुए बोला। सभी हंस दिए। 2 दिन बाद मीना भी अपने मम्मी, चकोरी और मौसी के साथ मनाली आ गई। अब घर में खूब रौनक हो गई थी। मौसी और शेरा ने छवि के मायके का फर्ज निभाया। वो मुन्ने के लिए गोल्ड चेन और चांदी के कंगन लाए। साथ में सारे परिवार के लिए कपड़े भी लाए। छवि की आंखों में पानी आ गया। मौसी, वीर जी, अगर मेरे सगे माँ बाप भी होते तो भी इतना ना कर पाते। छवि उन दोनों से बोली, अरे पगली, ऐसा नहीं कहते, हम भी तो तेरे अपने हैं। वैसे सच कहूँ तो ये सब शेरा का किया हुआ है, बस मेरा मान रखने के लिए मुझे आगे कर दिया। मौसी बोली। खाना खाकर सारे एक साथ लिविंग रूम में बैठे थे। सभी हंसी मजाक कर रहे थे। सिड भी वन्या को ले आया था। छवि ने कहा, कितनी रौनक है घर में। जब इन सबकी शादी हो जाएगी तो घर में हमेशा ऐसी ही रौनक रहा करेगी। मीना और सहस की शादी जल्द ही कर देते हैं, फिर हर्ष और सिड भैया की भी शादी कर देंगे। क्यों बहन जी, मुन्ने के 6 महीने का होने पर सहस और मीना की शादी रख लें? मम्मी ने मीना की मम्मी से पूछा। हाँ जी बहन जी, ये ठीक रहेगा। मीना की मम्मी बोली। चलो फिर सब सुन लो, आज से 6ठे महीने मतलब 2 नवंबर को मीना और सहस की शादी होगी। मम्मी बोली। सभी ने सहमति में हामी भर दी। फिर सब लोग मौज मस्ती करने लगे। हर्ष एक एंकर की तरह बोला, बैठे बैठे क्या करे, करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेके प्रभु का नाम। अरे भाई ये तुम लोग खेलो, दीदी जी मैं तो बहुत थक गई हूँ, हम लोग अंदर चलते हैं। मौसी मम्मी से बोली। चलो भाई मैं भी चलती हूँ। मीना की मम्मी बोली। अच्छा बच्चों तुम सब खेलो, हम ऊपर आराम करते हैं। लाओ छवि, मुन्ना मुझे दे दो। मम्मी मौसी और मीना की मम्मी के साथ मुन्ने को लेकर ऊपर चली गई। 2 टीमें होंगी, एक संग्राम भैया की, दूसरी छवि भाभी की। अब ये दोनों टीम मेंबर्स चुनेंगे। हर्ष बोला, अरे चुनने की क्या बात है, एक तरफ लड़के एक तरफ लड़कियां हो जाओ, ठीक है ना? सेठ बोला, चलो ठीक है फिर हम शुरू करते हैं। चलो भाई मुँह से गाना गाओ। हर्ष लड़कों से बोला, मेरे महबूब कयामत होगी, आज रुसवा तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। सेठ ने गाया। गाना खत्म हुआ है मेरे महबूब पर। अब लड़कियों की बारी है, अक्षर है ब, गाइए। हर्ष बोला, बहुत प्यार करते हैं तुमको सनम, कसम चाहे ले लो खुदा की कसम। छवि ने संग्राम की तरफ देखते हुए गाया। वाह क्या बात है, क्या गाना गाया है भाभी ने। गाना खत्म हुआ है म पर। लड़कों के लिए एक बार फिर म अक्षर आ गया है। चलो मैं ही गाता हूँ। हर्ष खड़े होकर बोला, मैं से मीना से न साकी से ना पैमाने से, दिल बहलता है मेरा आपके आ जाने से। हर्ष ने चकोरी की तरफ हाथ करके डांस करते हुए गाया। चकोरी शर्मा गई, फिर वो खुद ही एंकर बनकर खुद अपनी ही तारीफ करने लगा। देखिए देखिए, मुझे पसंद करने वालों, मुझे चाहने वालों, मेरा गाना आपको पसंद आया होगा। अब लड़कियों के लिए अक्षर है स। आपका समय शुरू होता है अब। वो घड़ी देखते हुए बोला। सभी कभी उसे तो कभी चकोरी को देख रहे थे। वो शर्मा कर धरती में गड़ी जा रही थी। भैया समय की बात नहीं हुई थी, ये चीटिंग है। मीना बोली। चलो टाइम कैंसिल, लेकिन जो भी गाएगा उसे यहाँ सेंटर में आकर गाना होगा। अब स से सुनाओ। हर्ष बोला, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। मौली ने सुनाया। सभी तालियां मारने लगे। अब लड़कों पर आया है अक्षर ह। चलो सुनाओ, कहकर वो खुद लड़कों को गाने सुझाने लगा। हम तुम एक कमरे में बंद हो और चाबी खो जाए। सहस ने गाना शुरू किया तो सभी साथ में गाने लगे। हर्ष ने मीना और सहस को डांस करने के लिए सेंटर में खड़ा कर दिया। मीना तो ऐसा गाना सुनकर शर्मा कर छवि के पास आकर बैठ गई। अब लड़कियों की बारी है, ऐसे गाइए। हर्ष बोला। लड़कियां आपस में सलाह करने लगी। फिर वन्या ने गाया, ऐ मेरी हमसफर एक जरा इंतजार, सुन सदाएं दे रही हैं। हर्ष ने देखा कि वन्या गाने आई है तो उसने सिड के कान में कहा,
सेठ भैया आगे चले जाइए, नहीं तो मैं चला मुझे ये भी चलेगी। सेठ ने उसकी बाह पकड़कर उसे नीचे बिठा दिया और खुद खड़ा हो गया। जब वन्या गा रही थी वो पास ही खड़ा था। अब लड़कों पर अक्षर है क और ये सुनाएंगे सेठ भैया, आप भी यहीं रुकिए। हर्ष ने सेठ और वन्या को वहीं रोक लिया। कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है। सेठ ने जैसे ही गाया सब हूटिंग करने लगे। अब रह गई है चकोरी और अक्षर आया है ह, चलिए सुनाइए गाना। मीना ने चकोरी के कान में गाना बताया तो वो बोली, ठीक है मैं गाऊंगी पर यहीं बैठकर। सभी मान गए। तब चकोरी ने गाना शुरू किया। उसकी आवाज सुरीली थी। उसने गाना शुरू किया, हमें तुमसे प्यार कितना ये हम नहीं जानते। गाते हुए वो चोरी से हर्ष की तरफ देख लेती थी। तभी ऊपर से मम्मी मुन्ने को लेकर आ गई। छवि ये उठ गया, इसे भूख लगी होगी, ले पकड़। छवि ने उसे पकड़ा और अपने कमरे में जाने लगी तो बाकी तीनों भी उसके साथ जाने लगी। तो छवि बोली, तुम लोग खेलो मैं चली जाऊंगी। कहकर छवि ने उन्हें रोक दिया। वो अकेली जा रही थी कि संग्राम उठकर उसके पीछे चल दिया तो लड़के हूटिंग करने लगे। संग्राम ने पीछे मुड़कर उनकी तरफ घूर कर देखा तो सभी चुप होकर आपस में बातें करने का नाटक करने लगे। संग्राम के चेहरे पर स्माइल आ गई। 6 महीने बाद मीना और सहस की शादी थी। शादी अहमदाबाद में ही हो रही थी। इन्होंने तय किया था कि शादी के हफ्ते बाद मनाली में रिसेप्शन दे देंगे। अरे भाभी संगम किसके पास है? उसे घोड़ी दिखानी है, हर्ष ने छवि से पूछा। हर्ष शादी को तो अभी 2 दिन पड़े हैं, तुम घोड़ी आज ही ले आए। बाकी वो संगम का मुझे नहीं पता कहाँ होगा। सुबह से कभी किसी के पास तो कभी किसी के पास है, कभी कोई उठा ले जाता है तो कभी कोई उठा ले जाता है। मेरे पास तो भूख लगने पर ही आता है। छवि बोली, उसे लड़कियों के बीच ढूंढता हूँ। वो क्या है ना, हम मेहता खानदान के लड़के हैंडसम ही इतने हैं कि हर लड़की हम पर लट्टू हो जाती है। कहकर हर्ष वहाँ से भाग लिया। उसने देखा कि संगम चकोरी के पास था। वो उसके पास गया और उसके नजदीक होकर बोला, सारा प्यार भतीजे पर ही लुटा दोगी, कुछ चाचे के लिए भी रख लो। हाय राम, आप यहाँ? चकोरी हर्ष को देखकर घबरा गई। मैं इसे लेने आया हूँ, इसे एक घोड़ी दिखा दूं? उसने संगम की तरफ इशारा करके कहा। चकोरी ने उसे संगम पकड़ा दिया। छवि दूर से उन्हें देख रही थी तो उसके दिमाग में एक बात आई। वो अंदर मम्मी के पास आई। मौसी भी वहीं थी। उसने संग्राम और शेरा को भी वहाँ बुला लिया था। बात क्या है, सब ठीक तो है? संग्राम ने आते ही पूछा। अरे नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैंने तो आप सबको इसलिए बुलाया कि मेरे मन में ख्याल आ रहा था कि अब सहस की शादी तो हो ही रही है, क्यों ना हर्ष और चकोरी की शादी भी साथ में ही करा दें। अब हर्ष भी सेट हो गया है, फिर सहस की शादी के बाद उसका साथ देने वाला भी कोई हो जाएगा। छवि बोली, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। शेरा क्या ख्याल है? और मौसी आप बताओ। संग्राम ने पूछा। अरे बेटा मैंने क्या कहना है, तुम लोगों की अपनी है, जो चाहे कर लो। मुझे तो दिन रात इसकी चिंता रहती थी कि इस गरीब से कौन शादी करेगा। अब इतने बड़े घर बार में शादी का तो हम सपना भी नहीं देख सकते। हमारे लिए तो आप भगवान हो। मौसी भरी आंखों से बोली। शेरा ने भी हामी भरी। अरे पुष्पा, ऐसा नहीं कहते, सबके अपने अपने भाग्य होते हैं और लड़कियां तो अपनी किस्मत अपने साथ लेकर पैदा होती हैं। जो जिसकी किस्मत में होगा उसे मिल ही जाएगा। मम्मी बोली, ये तय हो गया कि सहस की शादी के साथ ही हर्ष की शादी भी होगी। छवि बेटा, कल सेठ के मम्मी पापा भी आएंगे। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम सहस की सगाई पर उनसे मिलने गए थे। तब वो कह रहे थे कि तुम दोनों की शादी भी एक बार फिर से करा दें। पहले तो मम्मी बोलते बोलते चुप हो गई। ठीक है मम्मी जी, मैं भी ये बात कई बार सोचता हूँ कि छवि के साथ धूमधाम से शादी करूँ। हर लड़की का सपना होता है अच्छी शादी का। मैं छवि के लिए ये शादी उसके सपनों से बनाऊंगा। संग्राम छवि के कंधे पर बाह रखते हुए बोला। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। संग्राम छवि के कंधे पर बाह रखते हुए बोला। ये ठीक है मम्मी जी, मैं भी ये बात कई बार सोचता हूँ कि छवि के साथ धूमधाम से शादी करूँ। हर लड़की का सपना होता है अच्छी शादी का। मैं छवि के लिए ये शादी उसके सपनों से बनाऊंगा। लेकिन अगर तीनों की शादी एक साथ हुई तो काम कौन देखेगा? छवि बोली। हाँ बेटा, छवि ठीक कह रही है। 2 शादियां होने से काम भी बढ़ जाएगा। मैंने भी ये बात सोची थी, पर तुम्हारी खुशी के कारण चुप थी। कहीं तुम ये ना समझो कि मैं तुम्हारी खुशी नहीं चाहती, पर मेरी बहू बहुत ही सयानी है। मम्मी बोली। संग्राम जी कोई बात नहीं, हम जैसे हैं ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हर्ष और चकोरी से तो पूछ ले। छवि ने संग्राम के उतरे चेहरे को देखकर कहा। संग्राम ने उन दोनों को और सहस को भी बुलाया। हर्ष, हमने तय किया है कि कल सहस और मीना के साथ ही तेरी और चकोरी की शादी भी करा देते हैं। क्यों, क्या ख्याल है? छवि ने हर्ष और चकोरी से पूछा। चकोरी तो शर्मा कर मौसी के आंचल में छुप गई। हर्ष ने उसकी तरफ देखा और बोला, जैसा आप लोग ठीक समझो कर लो, आप बड़े हो, अच्छा ही करोगे। कहकर उसने संग्राम की तरफ देखा और वहाँ से भाग गया। छवि आवाज लगाती रही। वो काम का बहाना करके निकल गया। तब संग्राम हर्ष की शादी की तैयारी करने के लिए चला गया। छवि चकोरी को कपड़े दिलाने ले गई। तब मम्मी ने शेरा, मौसी, सहस और हर्ष को पास बुलाया। देखो, मेरे मन में एक बात है। इनकी शादी 2 दिन बाद है। मैं चाहती हूँ क्यों ना हम कल संग्राम और छवि की शादी कर दें। हम उन्हें बताएंगे नहीं, चोरी से उन्हें गुरुद्वारे ले जाकर उनकी शादी करा देते हैं। देख, ये दोनों हम सबके लिए कितना कुछ करते हैं, पर इनकी शादी का किसी को ख्याल नहीं। मम्मी बोली। हाँ मम्मी जी, भाभी जब से इस घर में आई उसे एक वस्तु से ज्यादा कुछ नहीं समझा गया। यहाँ तक कि संग्राम भैया ने भी इसे बहुत दुख दिए। आपने ये बहुत अच्छा सोचा है। सहस, मेरे दिमाग में एक प्लान है, सुनो। सभी आगे होकर सुनने लगे। अरे वाह, क्या आइडिया है। मैं अभी मीना को फोन करता हूँ। मम्मी, आप संग्राम भैया को समझाओ। कहकर सहस ने मीना को फोन किया। हेलो सहस, क्या बात है? जनाब आपसे कहा था कि शादी तक नो फोन नो मिलना। मीना बोली। अरे सुनो तो सही, हमने तय किया है कि अपनी शादी से पहले कल को संग्राम भैया और छवि भाभी की शादी करा देते हैं। तुम भाभी को फोन करके कहो कि तुम्हारी मम्मी ने कहा है कि उनके घर की कोई रस्म है जिसके तहत कल 10 बजे दूल्हे के भाई भाभी को दूल्हा दुल्हन के रूप में गुरुद्वारे आना है। रस्म वहीं अदा होगी। तुम अपने मम्मी पापा को भी समझा देना।
और कल 10 बजे गुरुद्वारे उनके साथ पहुंच जाना। मीना सारी बात समझ गई थी। सब वहीं बैठे थे। सहज संग्राम को बुला लाया। मम्मी ने संग्राम को बताया। संग्राम, वो मीना की मम्मी का फोन आया था। वो कह रही थी कि उनके यहाँ एक रस्म होती है जो लड़के के माँ बाप अदा करते हैं। अगर माँ बाप से कोई नहीं है तो बड़ा भाई और भाभी भी अदा कर सकते हैं। तुम लोगों को दूल्हा दुल्हन की तरह सजकर 10 बजे गुरुद्वारे जाना है, वहीं सारी रस्म होगी। मम्मी ने डरते डरते कहा। मम्मी, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या हो गया, मीना की मम्मी ने पता नहीं क्या कह दिया। छवि चकोरी को लेकर गई हुई है, उसे फोन कर देता हूँ, अपने लिए भी इलाज जोड़ा ले लेगी। संग्राम बोला तो सबने चैन की सांस ली। उन्हें डर था कि कहीं संग्राम को पता न चल जाए। संग्राम ने उसी वक्त छवि को फोन किया। छवि ने उसका नाम देखकर फोन उठा लिया। हेलो संग्राम जी, क्या हुआ? संगम तंग तो नहीं कर रहा? बस थोड़ा वक्त और लगेगा, आते हैं हम। अरे संगम कुछ नहीं कर रहा, वो तो मस्त है। असल में मीना की मम्मी ने कल कोई रस्म करनी है, उसमें हमें दूल्हा दुल्हन के रूप में जाना है। मेरे पास तो सूट है, तुम अपने लिए एक लाल जोड़ा ले लेना। आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है। संगम को हम संभाल लेंगे। कहकर उसने फोन बंद कर दिया। छवि सोच में पड़ गई। अब तक सिर्फ चकोरी के कपड़ों की चिंता थी, अब अपनी भी होने लगी। एक रात में कौन सेट करके देगा? उसने एक लहंगा चोली पहन कर देखे, ये सभी सेमी स्टेज थे। उसने शॉप वाले से कहा, इसे आज रात तक तैयार कर दोगे? छवि ने चिंता से पूछा। मैडम रात तक? चलो ऐसा करते हैं, रात 10 बजे तक कर देंगे, ठीक है? शॉप वाले ने पूछा। ठीक है, ये हमारा एड्रेस है, आप पहुंचा दोगे? छवि ने एड्रेस लिखकर देते हुए कहा। अरे मैडम, आप मेहता टेक्सटाइल्स वालों के घर से हैं, आपने पहले क्यों नहीं बताया? आप चिंता ना करें, हम पहुंचा देंगे। वो एड्रेस देखकर बोला। छवि को थोड़ी शांति मिली। वो लोग अभी मॉल में ही थे कि मीना का फोन आ गया। हेलो छवि, मम्मी ने एक और रस्म बता दी है। यार इन लोगों ने पता नहीं मेरी शादी करनी भी है या नहीं। सुन, जीजा जी नाराज तो नहीं हुए ना? देख, उन्हें प्यार से मना लेना, मेरी शादी का सवाल है, सच। मम्मी कह रही थी कि तुम दोनों। कोई नहीं मीना, मुझे इन्होंने बता दिया था, ये तैयार हैं, हमारे लिए तुम्हारी शादी जरूरी है, तो हम हर रस्म अदा करने को तैयार है। छवि बोली। हाँ मेरी जान, मुझे पता था, तू तो मान ही जाएगी, पर जीजा जी का थोड़ा डर था, इसलिए फोन किया था। अच्छा कल मिलते हैं, मीना बोली। अगले दिन छवि और संग्राम दूल्हा दुल्हन के रूप में तैयार हुए। दोनों बहुत ही सुंदर लग रहे थे। संग्राम ने छवि को देखा तो देखता ही रह गया। वो लाल जोड़े में बहुत ही सुंदर लग रही थी। संग्राम उसके पास आया और उसके कान में कहा, गजब ढा रही हो, सच में बहुत ही सुंदर लग रही हो, बिल्कुल वैसे ही जैसी शादी के दिन लग रही थी। इसी तरह लाल जोड़े में अपनी शादी में भी यही रंग पहनना। संग्राम बोला। संग्राम जी, आप भी इस लाल पगड़ी में बहुत जच रहे हो। छवि मुस्कुराते हुए बोली। भैया जल्दी चलो, मम्मी बुला रही है। हर्ष संग्राम को बुला ले आया। मम्मी ने पूजा का थाल लिया हुआ था, उसने संग्राम की आरती उतारकर टीका लगाया। संग्राम ने छवि को आवाज दी और बाहर आ गया। हर्ष पहले ही कार लिए खड़ा था। संग्राम आगे बैठ गया, पीछे सहस और मम्मी बैठ गए। मम्मी ने संगम को उठा रखा था। चलो हर्ष, छवि चकोरी और मौसी के साथ शेरा की कार में आ जाएगी। मम्मी बोली। मम्मी मौली नहीं आई? सहस ने मम्मी से धीरे से पूछा। वो पीछे राजू की कार में राजू और उसके परिवार के साथ आ रही है। कुछ ही देर में वो लोग वहाँ पहुँच गए। मीना और सेड अपने मम्मी पापा के साथ पहले ही वहाँ आ गए थे। कार के आते ही वो लोग उन्हें आदर से अंदर ले आए। संग्राम अंदर आया और माथा टेक कर बैठ गया। सेड ने उसे वहाँ से उठाकर गुरु ग्रंथ साहिब के आगे बैठा दिया। हर्ष ने आकर संग्राम के गले में नोटों का हार डाल दिया। संग्राम कुछ पूछता उससे पहले ही चकोरी और मीना छवि को लेकर आई और उसे संग्राम की बाईं तरफ बैठा दिया। बाकी सब पीछे बैठ गए। सेड को वन्या का फोन आया तो उसी वक्त वो बाहर आ गया। वन्या आ गई थी। आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि आज संग्राम और छवि की शादी है? अगर मैं कल यहाँ ना आई होती तो मैं तो इनकी शादी अटेंड करने से रह जाती। वन्या ने नाराजगी जताई। अरे धीरे बोलो, इस बात का संग्राम और छवि को भी पता नहीं है। ये तो हर्ष, सहस और आंटी जी का प्लान था। वो इन्हें सरप्राइज देना चाहते थे। सभी अंदर बैठे हैं, मेरे मम्मी पापा भी हैं। अभी एक साइड पर बैठ जाना, बाद में सबसे मिलवाऊंगा। सेड उसे समझाते हुए बोला। वो उसे अंदर ले गया। वन्या भी माथा टेक कर एक साइड पर मौसी के पास आकर बैठ गई। जब पाठ शुरू हुआ तब संग्राम को पता चला कि उनकी शादी हो रही है। उसने सेड की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा दिया। छवि राजस्थान की थी और उसने कभी कोई पंजाबी शादी नहीं देखी थी, तो उसे पता ही नहीं था कि ये क्या हो रहा है। लेकिन जब फेरे के लिए उठाया तो छवि को समझ आया कि ये क्या हो रहा है। 4 लावा के बाद कुछ देर कीर्तन हुआ और शादी हो गई। फिर वहाँ से सभी घर आ गए। घर पहले ही सजा रखा था। आंगन में उन्हें आगे बिठाकर सबने बारी बारी आकर उन्हें शगुन डाला और बधाई दी। संग्राम और छवि हैरान थे पर बहुत खुश थे। वहाँ सबके खाने पीने का प्रबंध किया हुआ था। बस और शादियों से फर्क इतना था कि लोग ज्यादा नहीं थे। सब वहीं 2-4 परिवार थे। इनके परिवार के अलावा सेड, डॉक्टर रवि, ओम और मीना का परिवार था। बाकी वो सभी थे। मम्मी आपने ये अच्छा सरप्राइज दिया। मम्मी संगम को छवि को पकड़ाने आई तो संग्राम बोला। बेटा तुम सबके बारे में इतना सोचते हो, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। कहकर मम्मी ने मौली को बुलाया। मौली एक बैग लेकर आई। मम्मी ने बैग में से एक डायमंड का सेट निकाला और छवि को डाल दिया। फिर दोनों को रिंग्स देते हुए बोली, बेटे मैंने ये तैयार कराया था, ये मेरी तरफ से मेरे बेटे बहू के लिए है। ये रिंग्स एक दूसरे को पहना दो। इनकी क्या जरूरत थी मम्मी, सब आपका ही दिया है। कहकर छवि ने मम्मी के चरण छुए। मम्मी ने उसे आशीर्वाद देते हुए गले लगा लिया। फिर सेठ के मम्मी पापा भी उन्हें शगुन देने आए, पर संग्राम ने मना करते हुए कहा, अंकल जी नहीं, हमने तो शादी वैसे ही की है, आप रहने दीजिए। पर बेटे हमारे लिए तो तुम्हारी शादी अभी ही हुई है, बाकी तुम मेरे जिगरी दोस्त के बेटे हो, इतना तो बनता ही है। हमने कौन सा ज्यादा किया है? सेठ के पापा बोले। सेठ उनके साथ ही था, वो बोला, कोई बात नहीं, रख ले, तू इनके जिगरी दोस्त का बेटा और मेरा जिगरी दोस्त भी तो है। आज पापा दे रहे हैं, ऐसा करना तू मेरी शादी में इससे दुगना दे देना, हिसाब बराबर। उसकी बात सुनकर सभी हंस दिए।
मुझे तो भुला ही दिया तुम लोगों ने। आज भी अगर हर्ष फोन ना करता तो मुझे तो पता ही नहीं चलता। मुझे दोस्त मानते भी हो, बचपन की दोस्ती यारी याद भी है या सब कुछ भुला दिया? सच कहता हूँ इतना गुस्सा आ रहा है कि क्या बताऊँ। अगर आज तेरी शादी में हर्ष मुझे ना बुलाता तो सच कहता हूँ मनाली आकर तुम्हारा बैंड बजा देता। रवि जो वहीं खड़ा था वो नाराजगी से बोला, यार नाराज क्यों होता है? याद ना करने जैसी बात नहीं है, याद तो तुझे हर पल करते हैं। असल में तू बिजी ज्यादा होता है। तो सिर्फ हमारा दोस्त ही नहीं, लाखों लोगों का डॉक्टर है। तुझ पर उनकी जान बचाने की जिम्मेदारी है। हमसे ज्यादा उनका हक है तुझ पर, इसलिए तुझे ज्यादा तंग नहीं करते। संग्राम बोला, बाकी रवि भैया मैं और सहस अपने परिवारों के साथ यहीं रहेंगे। जरूरत पड़ने पर आपको याद करेंगे। वैसे दुआ करूंगा कि आपकी जरूरत ही ना पड़े। कहकर हर्ष ने रवि के हाथ पे हाथ मारकर हाई फाई किया। चल रवि अब गुस्सा छोड़, चल नाचते हैं, आओ हर्ष। सेठ रवि और हर्ष से बोला। फिर डीजे वाले से बोला, ओए वो लगा दे, आज मेरे यार की शादी है। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। चल रवि अब गुस्सा छोड़, चल नाचते हैं, आओ हर्ष। सेठ रवि और हर्ष से बोला। फिर डीजे वाले से बोला, ओए वो लगा दे, आज मेरे यार की शादी है। गाना बजने लगा। सेठ हर्ष, सहस, रवि, राजू, ओम सभी मिलकर नाचने लगे। वो लोग संग्राम को भी खींच कर ले आए। संग्राम के आते ही वहाँ गाना बदल गया। हर्ष छवि को भी ले आया। फिर उन दोनों ने डांस किया। दोनों बहुत ही अच्छा डांस कर रहे थे। बाकी सब साइड में खड़े होकर डांस देख रहे थे। फिर हर्ष और चकोरी ने डांस किया। उसके बाद ओम ने अपनी वाइफ के साथ डांस किया। सहस ने मीना के साथ डांस किया। सिड की बारी आई तो उसने वन्या के साथ डांस किया। सिड के पापा ने डांस खत्म होते ही उसे साइड में कमरे में बुलाया। ये सब क्या है? ये लड़की कौन है? तू इसके साथ डांस क्यों कर रहा है? सिड के पापा बोले, पापा ये वन्या है, मनाली के टूरिज्म डिपार्टमेंट में काम करती है। हम एक दूसरे को प्यार करते हैं। सिड बोला, प्यार करते हैं? ओए ना तेरे दादे ने प्यार किया था ना तेरे बाप ने, फिर तू कैसे कर सकता है? और किससे पूछ कर किया? पापा ये प्यार करने की चीज नहीं होती, ये खुद ही हो जाती है। सिड बोला, आजा तेरे सिर से पहले आशिकी का भूत उतार दूं। तुझे कह दिया ना कि किसी तान्या वान्या से शादी नहीं करनी है। मैंने सेठ की बेटी से तेरा रिश्ता तय कर दिया है, उसी से तेरी शादी होगी। सिड के पापा बोले, पापा आप ये कैसे कर सकते हैं? मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, मैं आपका इकलौता बेटा हूँ। सिड बोला, इकलौता बेटा है इसलिए तो कह रहा हूँ कि सेठ की बेटी से शादी करना। अगर एक और बेटा होता तो उसकी शादी करवा देता उससे, और तू इससे कर लेता, पर अब नहीं। उसके पापा गुस्से से बोले, आप मानो या मत मानो मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो उसी से शादी करनी है चाहे जो भी हो। कहकर सिड कमरे से बाहर आ गया। वो बुलाते रह गए पर वो नहीं रुका। शाम तक पार्टी चलती रही, सब नाचते गाते रहे। सिड के ऊपर पापा की बातों का जरा सा भी असर नहीं हुआ और ऐसे ही वान्या से बात करता रहा। फिर वान्या अपने घर चली गई। सिड के पापा ने संग्राम को बुलाया और उससे बोले, संग्राम बेटा सिड को समझा लो, हर बात की जिद करता है। मैंने उसकी शादी सेठ की बेटी से तय की है और ये कहता है कि ये इस वान्या से शादी करेगा। वो सोचता ही नहीं कि इससे मेरी कितनी बेइज्जती होगी। अंकल की बात सुनकर सामने टेबल पर बैठा हर्ष उनके पास आया और बोला, अंकल जी आप किस सेठ की बेटी की बात कर रहे हो? वो कोट रोड वाले? हाँ कोट वाले सेठ जी की ही बात कर रहा हूँ, जिसकी लड़की ने कॉलेज में टॉप किया था। क्यों क्या हुआ? सेठ के पापा ने पूछा। उनकी लड़की मेरे ही कॉलेज में पढ़ती थी, उसने टॉप कब किया? आप जाकर कॉलेज में पूछ लीजिएगा। उसने कॉलेज में इतनी पढ़ाई नहीं की जितने बॉयफ्रेंड बनाए थे। मेरे पास भी आई थी, मैंने तो साफ मना कर दिया। आप ऐसी लड़की को बहू बनाना चाहते हैं? आप कह रहे हैं कि आप जवाब कैसे दोगे? तो पहले जाकर उस लड़की से पूछ कर देखो वो शादी करना चाहती है। मुझे पक्का पता है उसने जवाब में ना ही कहना है, वो मना कर देगी। हर्ष ने सारी पोल खोल दी। क्या? उन्होंने हैरान होकर पूछा। अरे अंकल जी जिस वान्या को आप बुरा भला कह रहे हो ना, वो पढ़ाई में बहुत अच्छी है। ये जॉब पहले उसके पापा करते थे। पता है उसने अपने घर से इतनी दूर नौकरी क्यों की? क्योंकि उसके दादाजी यहाँ रहते हैं और बहुत दिन से अकेले हैं। वो उनके पास रह रही है। उसने सिड को पहले नहीं बुलाया था, वो तो सिड है जो उसके पीछे पड़ा हुआ है। उसने अब जाकर उसे हाँ की है। संग्राम बोला, लगता है मुझसे ही गलती हो गई, पर मैं खुद सब कुछ पता करूंगा, फिर कोई फैसला लूंगा। सिड के पापा सोचते हुए बोले। सब कुछ देर ऐसे ही बातें करते रहे, फिर अपने अपने घर चले गए। सहस, हर्ष, संग्राम और शेरा बैठे बातें कर रहे थे तो मम्मी ने उन्हें कहा, तुम लोगों ने सोना नहीं है क्या? कल दो शादियां हैं, जल्दी उठना है, चलो जाओ सब रेस्ट करो। मम्मी के कहने पर सभी उठे। संग्राम अपने कमरे में गया और वो तीनों सहस के कमरे में सोने चले गए। मम्मी के साथ मौसी सो रही थी। हर्ष का बेडरूम राजू की फैमिली के पास था। संग्राम अपने कमरे में आया तो संगम अपने झूले में सो रहा था और छवि बेड पर अधलेटी सी सो रही थी। संग्राम उसके पास गया और धीरे से उसे हिलाया। तुम ठीक होकर लेट जाओ, ऐसे गर्दन दुखने लगेगी। संग्राम ने उसके आगे बैठते हुए कहा। आ गए आप? सब चले गए? मैं थक गई थी इसलिए आंख लग गई। छवि बोली, हाँ आज का दिन बहुत थकाने वाला था। छवि तुम खुश तो हो? संग्राम ने उसके चेहरे को थोड़ी से पकड़कर ऊपर उठाते हुए पूछा। हाँ जी मैं बहुत खुश हूँ। मैंने कभी भी किसी बात की ख्वाहिश की तो भगवान ने दुगना करके दिया। मुझे जिस प्यार का इंतजार था वो मुझे मिल गया। छवि बोली, ये लो आज अपनी शादी हुई है, कोई तोहफा देना तो बनता है। संग्राम ने उसे एक गिफ्ट पैक दिया और बोला। छवि ने उसका पेपर उतारा तो उसकी आंखें भर आई। ये उसके मम्मी पापा की पेंटिंग थी जो उसने बहुत पहले स्कूल में बनाई थी। उसके आंसू रुक नहीं रहे थे। संग्राम ने पेंटिंग को अच्छे से फ्रेम करा दिया था, नहीं तो सारी पेंटिंग उसके आंसुओं से खराब हो जाती। आपको ये कहाँ से मिली? ये तो मैंने स्कूल में बनाई थी। छवि ने रोते हुए पूछा। तुम्हें याद है शादी के बाद एक बार हम तुम्हारे घर गए थे, तब वहाँ स्टोर में तुम्हारा सामान था। मैं वो सारा सामान ले आया था। उस वक्त तुम मुझसे नफरत करती थी इसलिए तुम्हें बताया नहीं। उसी सामान में ये पेंटिंग भी मिली।
जिस तरह से ये संभाल कर रखी हुई थी, मुझे लगा ही था कि ये तुम्हारे लिए बहुत ही कीमती है। मैंने ये अंदाजा भी लगा लिया था कि ज़रूर ये मम्मी पापा की तस्वीर होगी। मैंने सोचा था कि तुम्हारे बर्थडे पर गिफ्ट दूंगा और अब मौका मिला तो अभी दे दिया। संग्राम बोला, बहुत ही अच्छे हैं, सच कह रही हूँ। जब मैं नई नई आई थी ना तो एक बार आपको देखकर घबरा जरूर गई थी, पर आपके चेहरे के कारण आपसे नफरत कभी नहीं की। हाँ, जब मुझे लगा था कि अपने बच्चे को मारने में आपका हाथ है तब मुझे आपसे नफरत जरूर हुई थी, पर आपसे प्यार करना कभी नहीं छोड़ा मैंने। छवि बोली, आज बहुत थक गई होगी, चलो सो जाओ, कल फिर सारा दिन शादी में ही निकलना है। कहकर उसने पेंटिंग को एक साइड पर टिका दिया और छवि को सोने को कहा। अगले दिन घर में सुबह से ही चहल पहल थी। सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। छवि ने संगम को तैयार कर दिया था और वो खुद तैयार हो रही थी कि तभी संग्राम वहाँ आ गया। वो छवि से बोला, छवि देखो तो कौन आया है। छवि ने पीछे मुड़कर देखा, उसका मुंह खुले का खुला रह गया। वो तो मानो बोलना ही भूल गई। उसकी आंखें झरने की तरह बह निकली। उसने भागकर पूजा को गले लगा लिया। पूजा, तुम कैसे? तुम्हारी तो शादी हो गई थी? छवि ने रोते हुए पूछा। हाँ, मेरी शादी हो गई थी। जीजा जी ने मेरी मम्मी से मेरा फोन नंबर लेकर मुझे फोन करके बुलाया है। पूजा बोली, आपने मुझे पहले नहीं बताया? छवि ने संग्राम से कहा। अगर बता देता तो तुम्हारी आंखों में आई ये खुशी कैसे देख पाता? संग्राम की बात सुनकर छवि मुस्कुरा दी। संग्राम भी मुस्कुरा दिया। देखो छवि, जीजा जी बिल्कुल वैसे ही है जैसे मैं कहा करती थी। जीजा जी, जब इसकी चाची इसे तंग करती थी ना तो मैं इसे अक्सर कहती थी कि तुझे ऐसा दूल्हा मिलेगा जो तुझे बहुत प्यार करेगा, तेरा हर सपना पूरा करेगा। और आज सच में वैसा ही है। पूजा उन दोनों का प्यार देखकर बोली, लेकिन इसने शादी के बाद भी इसी प्यार का इंतजार किया, अब जाकर इसका ये इंतजार खत्म हुआ है। संग्राम छवि के कंधे पर हाथ रखकर बोला। इतने में एक आदमी 2 साल की बच्ची के साथ अंदर आया। छवि, ये मेरे पति रोहित और मेरी बेटी छवि है। मेरी पति आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट में आर्किटेक्ट है। पूजा ने छवि को पति से मिलवाया, फिर अपनी पति से बोली, ये मेरी सहेली छवि है, इसी के नाम पर मैंने अपनी बेटी का नाम रखा है और ये उसके पति है संग्राम मेहता। ये जो मेहता टेक्सटाइल्स कंपनी है ना, वो इन्हीं की है। सबने एक दूसरे को नमस्ते किया। छवि ने छोटी छवि को गोद में उठाकर प्यार किया। छवि ने पूजा को सबसे मिलाया, सभी उससे अपनों की तरह मिले। पूजा को उसके सभी परिवार वाले अच्छे लगे। क्या पूजा जी, आप भी इतनी जल्दी क्या पड़ी थी शादी करने की? अगर आप पहले मिल जाती तो मैं पक्का आपसे शादी करता। चलो अब इसी से काम चला लेते हैं। दूल्हा बने हर्ष अपनी आदत के मुताबिक मजाक करता हुआ बोला, अभी कौन सा देर हुई है, आप मुझसे शादी कर लो और मेरे पति की शादी आपकी दुल्हन से करा देते हैं। पूजा भी उसके सुर में सुर मिलाते हुए मजाक में बोली। हर्ष की बोलती बंद हो गई। आज मिला है शेर को सवा शेर, सेठ ने हंसते हुए कहा। सभी हंस दिए। हर्ष भैया चलो, मैडम बुला रहे हैं। सारे चलो, बारात चढ़ने का समय हो गया है, बैंड वाले भी आ गए हैं। सहस भी दूल्हे के रूप में सज गया था। संगम उनके साथ दूल्हे के कपड़ों में सजा हुआ था। वो दोनों का सरवाला बना था। दोनों ही पगड़ी में बहुत अच्छे लग रहे थे। दोनों को बारी बारी से कुर्सियों पर बिठाया गया। पहले हर्ष को बिठाया, फिर सुरमा पुआई की रस्म की गई। इस रस्म में दूल्हे की भाभी दूल्हे की आंखों में सुरमा डालती है, बदले में दूल्हा उसे शगुन देता है। छवि ने हर्ष को सुरमा डालकर ये रस्म अदा करी। फिर सबने बारी बारी से हर्ष को सलामी दी और उसके ऊपर से पैसे वार कर नौकरों को दिए। फिर इसी तरह सहस को बिठाकर पहले छवि ने उसको सुरमा डाला, बदले में सहस ने भी उसे हर्ष की तरह शगुन का पैकेट दिया। फिर सबने इसकी भी सलामी दी। कुछ देर में सभी पैलेस पहुंच गए। मीना और चकोरी अपने रिश्तेदारों के साथ पहले ही वहाँ थे। रिबन कटाई का प्रोग्राम हुआ। मीना और चकोरी की सहेलियां रिबन लगाए खड़ी थी। थोड़ी बहस और हंसी मजाक के बाद रिबन काट कर वो लोग अंदर आ गए। मिलनिया वगैरह के बाद सभी गुरुद्वारा साहिब आकर फेरे लिए। फिर शादी हो गई। उसके बाद वो पैलेस पहुंच गए। शाम तक खाने पीने और नाचने गाने का प्रोग्राम चला। दोनों शादियां पूरे धूमधाम से हो गई। शाम को वो लोग घर आए। मम्मी और छवि ने दोनों बहुओं का घर में रस्मों रिवाजों के साथ स्वागत किया। कहानी में क्या होगा आगे जानना चाहते हैं तो सुनिए प्यार का इंतजार। मम्मी और छवि ने दोनों बहुओं का घर में रस्मों रिवाजों के साथ स्वागत किया। शादी के दूसरे दिन शेरा मौसी को उनके घर छोड़ाया। मौली भी राजू और उसके परिवार के साथ वापस चली गई। सेठ भी वापस चला गया। संग्राम, छवि, मम्मी और संगम के साथ रस्में निभाने के लिए कुछ दिन वहीं रुक गई। सभी रस्म हो चुकी थी। मम्मी को भी जाकर स्कूल संभालना था, तो उन दोनों को उनके काम सौंपकर ये लोग वापस मनाली आ गए। इस बीच हर्ष ने अपने कॉलेज के दोस्तों से कहकर सेठ की बेटी के कुछ फोटोज मंगवाई। वो सेठ के पापा को भेज दी। तब कहीं जाकर वो सेठ और वान्या के रिश्ते के लिए माने। हेलो सेठ भैया, अब इनाम दो, क्या देते हो? खुशखबरी ऐसी है कि सुनकर नाचने लगोगे। हर्ष ने सेठ को फोन करके कहा। क्या हुआ, तू बाप बनने वाला है क्या? लेकिन अभी तो शादी को बड़ी मुश्किल से हफ्ता ही हुआ है, इतनी जल्दी ये खुशखबरी? सेठ बोला, भैया आप भी ना, ये खुशखबरी नहीं, मैं तो आपकी बात कर रहा था। उस सेठ की बेटी का पत्ता साफ करके आप दोनों का सेट कर दिया है। अंकल जी वन्या जी को बहू बनाने के लिए तैयार है। हर्ष खुश होकर बोला। क्या? ओ नो। सेठ बोला, क्यों, अब क्या हुआ? हर्ष भी उसकी परेशान सी आवाज सुनकर बोला, वो हमारा कल ही ब्रेकअप हो गया। वो खुद को समझती बहुत है यार। मुझे कहती तुम्हारी इतनी उम्र हो गई, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिली, मैं ही मिली। मैंने भी कह दिया मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी। वो तो पहले मैं पढ़ाई में बिजी था, फिर काम में, इसलिए लड़कियों पर ध्यान नहीं दिया। बस इसी तरह बात बढ़ गई और हमारा ब्रेकअप हो गया। सेठ बोला, आप मुझे पहले नहीं बता सकते थे? मैं पागलों की तरह आपको मिलाने में लगा था और आप ब्रेकअप कर रहे हैं। अब अंकल को आप ही संभालना। कहकर हर्ष ने फोन बंद कर दिया। संग्राम उसी वक्त उसके कमरे में आया था। उसने सेठ की शक्ल देखकर पूछा, क्या हुआ, ये रोनी सूरत क्यों बना रखी है? यार हर्ष का फोन था, कह रहा था पापा वान्या से शादी के लिए मान गए हैं। सेठ बोला, हाँ यार बात तो चिंता की है, अगर तेरे पापा वान्या से शादी करेंगे तो तेरी मम्मी का क्या होगा? संग्राम ने सीरियस होकर पूछा। कमीने, तू और जले पर नमक छिड़क, बहुत मजा आ रहा है ना मेरा मजाक उड़ाकर? ये नहीं कि मेरी सुलह करा दो, उल्टा अपना ही नया राग सुना रहा है।
सिड उसे मारते हुए बोला, तो और क्या करूं? उसके सामने मान लेता कि हाँ जी, मुझे आपसी लड़की नहीं मिली थी, इसलिए शादी नहीं की, अब खुद ही भुगत। संग्राम बोला, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। तू भूल गया शायद, तेरे ही कारण मेरी शादी नहीं हो पाई। कितने सालों से तेरे साथ नौकरी कर रहा हूँ, लड़कियों के लिए टाइम ही नहीं मिला। अब तू ही मुझे सुना रहा है। भूल गया जब भाभी मिल नहीं रही थी तब मैं ही तेरे काम आया था। सिड बोला, अच्छा अब रुलाएगा क्या? मैं कुछ करता हूँ। अब खुश? अब काम की बात करें। संग्राम बोला। फिर उसने सिड को एक फाइल दिखाते हुए कहा, इस फाइल की डिटेल्स चेक कर, कुछ गड़बड़ लग रही है। संग्राम बैठकर सोचता रहा। फिर उसे फिल्मों का वही तरीका याद आया। उसने सिड का फोन लिया और वान्या को मैसेज कर दिया, मुझे 3 बजे शाइन होटल के बाहर मिलना। फिर उसने वो मैसेज डिलीट कर दिया और चुपचाप काम करने लगा। 3 बजे वो सिड को लेकर मीटिंग के बहाने होटल पहुंच गया और एक कॉर्नर में जाकर बैठ गया। जब वान्या अंदर आई तो उसने सिड से कहा, देख सिड, वो वान्या आ गई। मैंने मीटिंग फिक्स करा दी है। अपने हर प्रोजेक्ट की तरह ये डील डन होनी चाहिए। सब तेरे हाथ में है, मैं चलता हूँ। कहकर संग्राम वहां से चला गया और वहां से वो वापस कंपनी आ गया। कुछ देर बाद सिड का मैसेज आया, डील डन। संग्राम ने भी मैसेज कर दिया, ग्रेट। मम्मी स्कूल जाने लगी थी। छवि संगम के कारण घर पर ही रहती थी। अब भी मम्मी की असिस्टेंट का सारा काम वो ही संभालती थी। वो घर बैठकर ही सारे काम करती थी। वो कभी कभी कंपनी के लिए डिजाइन भी बना देती थी। उसे अब अपनी लाइफ से कोई शिकायत नहीं थी। एक दिन संगम को सुलाकर वो पुरानी एल्बम में फोटोज देखते हुए अपने पुराने दिनों को याद करने लगी। ये उसके बचपन की यादें थी जो संग्राम उसके चाचा के घर से ले आया था। उसे याद आया कैसे उसकी मम्मी उसे प्यार किया करती थी, कैसे मम्मी के जाने के बाद उसकी जिंदगी बदल गई। वो चाची का हर समय उसे डांटना, मारना और चाचा का बचाना। पता नहीं अब चाचा कैसे होंगे। फिर उसे अपने पापा की मौत याद आ गई। मौत के साथ ही उसकी संग्राम से शादी याद आ गई। एक एक सीन फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे नाचने लगा। संग्राम ने उसे कितना सताया, कितना दर्द दिया, कितना रोई थी वो, सोचकर उसकी आंखें भर आई। क्या हुआ छवि? संग्राम ने उसे रोते देख पूछा। अरे आप इस वक्त, क्या हुआ? छवि उसे इतनी जल्दी घर आया देखकर हैरान हो गई। उसने संग्राम से पूछा, ये मैं तुमसे पूछता हूँ, पता है कितनी बार फोन किया, तुम्हारा फोन बिजी आ रहा था, तुमने उठाया ही नहीं। मैं घबरा गया। मैंने मौली को फोन किया तो पता लगा वो राजू के साथ बेटे के स्कूल गई है। कंपनी से जैसे तैसे घर आया, अपनी चाबी से दरवाजा खोला तो तुम्हें ही रोता देखकर पता है मैं कितना घबरा गया। बात क्या है? संग्राम बोलता चला गया। ओह सॉरी, वो संगम को सुला रही थी तो फोन साइलेंट पर कर दिया था। उसे सुलाकर खुद यहाँ एल्बम देखने बैठ गई। बस पुराने दिनों को याद करके रो रही थी, छवि बोली। संग्राम ने छवि को गले लगा लिया और बोला, छवि बीते वक्त की तरह बीती बुरी यादों को भुला दो। बस उन पलों को याद रखो जो हमें खुशी देते हैं। जो पल हमें खुशी ही नहीं दे पाए, हम उन्हें अपने आंसू क्यों दें? क्यों उनको याद करके अपने आज को भी बिगाड़ें? इसलिए अब से बस खुश रहना, हमें खुश रहना है। कहकर संग्राम ने उसका माथा चूम लिया। आप सुन रहे थे कहानी प्यार का इंतजार। ऐसी ही और भी दिलचस्प कहानियां सुनने के लिए Like, comment, subscribe for more.